ये सीटेट का पेपर जो अभी हाल ही में हुआ है, ये टेस्ट बुकलेट कोड इसका के है। इसका आंसर मैं बताऊंगी आपको, आप भी मिलान करते चलिए और देखिए आपके कितने सही हुए हैं। अभी ऑफिशियल आंसर की तो नहीं आई हुई है, जब आती है तो उससे भी मिलान करेंगे हम लोग। चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को, और वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करिएगा और बेल आइकन दबाना नहीं भूलिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। विशिष्ट पृष्ठभूमियों के अधिगमकर्ताओं को संबोधित करने हेतु एक अध्यापक को क्या करना चाहिए? इसमें 4 विकल्प दिए हुए हैं। सभी के लिए मानवीकृत आकलनों का इस्तेमाल करना चाहिए, ऐसे कथनों का इस्तेमाल करना चाहिए जो नकारात्मक रूढ़िबद्ध धारणाओं को मजबूत करे, या विविधता संबंधित मुद्दों पर बातचीत टालनी चाहिए, या विविध विन्यासों से उदाहरण लेने चाहिए। तो फर्स्ट नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा विविध विन्यासों से उदाहरण लेने चाहिए। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं हम लोग। समस्या समाधान क्षमताओं को किस प्रकार सुसाध्य किया जा सकता है? तो इसका आंसर आप देखिए, आपने क्या लगाया हुआ है। समरूपों के इस्तेमाल को बढ़ावा देकर, विद्यार्थियों में डर की भावना पैदा कर, लगातार अभ्यास और कार्यान्वयन पर जोर देकर, समस्याओं के हल हेतु अटल प्रक्रिया के इस्तेमाल को बढ़ावा देकर। तो इसका आंसर है समरूपों के इस्तेमाल को बढ़ावा देकर। थर्ड नंबर क्वेश्चन है, अधिगम कठिनाइयों से जूझते छात्रों की ज़रूरतों को संबोधित करने के लिए एक अध्यापक को क्या नहीं करना चाहिए? क्या इसमें दिया हुआ है, आप ध्यान से देखिएगा, नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो पहला ऑप्शन है इसमें व्यक्तिगत शैक्षिक योजना बनाना, शिक्षा शास्त्र और आकलन की जटिल संरचनाओं का प्रयोग, दृश्य श्रव्य सामग्रियों का इस्तेमाल, संरचनात्मक शिक्षा शास्त्रीय उपागमों का इस्तेमाल। तो इसमें सेकंड नंबर होगा, शिक्षा शास्त्र और आकलन की जटिल संरचनाओं का प्रयोग नहीं करना चाहिए, दिया हुआ है। ठीक है, सृजनात्मक क्वेश्चन नंबर 4 है, सृजनात्मकता की पहचान का प्रमुख लक्षण क्या है? तो आपका इसमें हो जाएगा आंसर आपका अपसारी चिंतन। ओके फ्रेंड्स, अब चलिए आ जाइए आप 5 नंबर क्वेश्चन पे। 5 नंबर क्वेश्चन क्या है फ्रेंड्स, ध्यान से पढ़िए आप। निम्न में से अध्यापन अधिगम का सबसे प्रभावशाली माध्यम कौन सा है? तो इसका सही आंसर है संकल्पनाओं के बीच संबंध खोजना। ओके फ्रेंड्स, अब 6 नंबर क्वेश्चन पे आ जाइए आप। एक अध्यापिका को दिए गए किसी कार्यकलाप में छात्रों की विभिन्न त्रुटियों का विश्लेषण करना चाहिए, क्योंकि इसका सही आंसर है क्वेश्चन का 4 नंबर, त्रुटियों की समझ अध्यापन अधिगम प्रक्रिया के लिए अर्थपूर्ण है। ओके फ्रेंड्स, चलिए 7 नंबर क्वेश्चन पे आ जाइए आप। अधिगम की अभिप्रेरणा को किस प्रकार कायम रखा जा सकता है? ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिए इसका आंसर क्या होगा, प्रवीणता अभिमुखी लक्ष्यों पर जोर देकर। ओके फ्रेंड्स, शर्मिंदगी, इसका आंसर बताइए आप क्या होगा? इसका आंसर शर्मिंदगी का इसका होगा का संज्ञान पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। ओके फ्रेंड्स, अब आइए आप 9 नंबर क्वेश्चन के तरफ। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए स्टार्ट करते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन है आपका, अधिगम का संरचनात्मक विचार यह सुझाव देता है कि ज्ञान की संरचना में आंसर बताइए, बच्चे सक्रिय भूमिका निभाते हैं। तो इसका आंसर तो देखिए फ्रेंड्स यही हो सकता है,
क्योंकि बच्चे जिसमें सक्रिय हैं वही आंसर होगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 10, अधिगम के लिए निम्न में से कौन सी धारणा उपयुक्त है? योग्यता सुधार्य है। ओके फ्रेंड्स, अब आ जाएंगे 11 नंबर क्वेश्चन पे। निम्न में से कौन सी परिपाटी विद्यार्थियों में संकल्पनात्मक समझ में बढ़ोतरी करने में सहायक है? तो फ्रेंड्स, इसमें सही आंसर है अन्वेषण और संवाद। अब 12 नंबर क्वेश्चन पे आइए। बच्चों को सीखने में कठिनाई होती है जब क्या होती है? जब कठिनाई होती है। तो इस क्वेश्चन का आंसर सूचना अलग अलग टुकड़ों में प्रस्तुत की जाए जिससे बच्चे सीख सकें। ओके फ्रेंड्स, अब आ जाएंगे क्वेश्चन नंबर 13 पे। अधिगम की सर्वोत्तम अवस्था कौन सी है? उच्च उत्तेजना, उच्च भय। ओके फ्रेंड्स, अब आ जाइए आप 40 नंबर क्वेश्चन पे, जो कि दिख रहा है आपको। इसका आंसर करिए, मैं भी बताती हूँ आपको। बच्चों के विकास की व्यक्तिगत भिन्नताओं को किस पर प्रतिरोपित किया जा सकता है फ्रेंड्स? ठीक है, तो अनुवांशिकता एवं पर्यावरण की पारस्परिकता पर। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप। 15 नंबर क्वेश्चन। एक कार्यक्रम के दौरान शायना स्वयं से बात करती है कि वह कार्य पर किस प्रकार प्रगति कर सकती है? लेव बायोस्की के भाषा और चिंतन सोच के बारे में दिए गए विचारों के अनुसार इस तरह का व्यक्तिगत वाक्य क्या दर्शाता है फ्रेंड्स? स्वतः नियमन दर्शाता है फ्रेंड्स। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। मूल्यांकन पद्धतियों का लक्ष्य होना चाहिए। क्या होना चाहिए? विद्यार्थियों की ज़रूरतों एवं आवश्यकताओं की पहचान करना। ओके फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। 17 नंबर क्वेश्चन। ओके, और आप साथ साथ में आप ये कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा कि आपने CDP में कितना टोटल सही किया है, जिससे मुझे पता चलेगा कि आप कितना सही कर रहे हो। एक गतिविधि के दौरान छात्रों को संघर्ष करते देख एक अध्यापिका बच्चों को संकेत और इशारे जैसे क्या, क्यों, कैसे प्रदान करने का फैसला लेती है। लेव बायोगोस्की के सिद्धांत के अनुसार अध्यापिका की यह योजना क्या है? चलिए आंसर करिए आप, मैं भी आंसर बताती हूँ। अधिगम के लिए पहाड़ आधारभूत संरचना पर काम करेगी। ओके फ्रेंड्स, तो इसका आंसर आप मिलान कर लीजिए। मेरा तो 4 नंबर है। अब नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 18 नंबर क्वेश्चन है। एक खेल क्रिया के दौरान चोट लगने पर रोहन रोने लगा। यह देख उसके पिता ने कहा, लड़कियों की तरह व्यवहार ना करो, लड़के रोते नहीं हैं। पिता का यह कथन क्या है? तो इसका है लैंगिक रूढ़िवादिता को दर्शाता है, क्योंकि क्या आप बोल सकते हो लड़कियां ही रोती हैं? ऐसा तो नहीं है, लड़के भी रोते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए 19 नंबर क्वेश्चन। एक प्रगतिशील कक्षा में क्या होता है? ज्ञान की संरचना के लिए प्रचुर मौके प्रदान करने चाहिए। ओके फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन पे आ जाते हैं हम लोग। 20 नंबर क्वेश्चन। लॉरेंस कोहलवर्ग के सिद्धांत के अनुसार किसी कार्य को इसलिए करना क्योंकि दूसरे इसे स्वीकृति देते हैं नैतिक विकास के डैश चरण को दर्शाता है। ये किस चरण को दर्शा रहा है? प्रथागत चरण को दर्शाता है। ओके फ्रेंड्स, आइए 21 नंबर क्वेश्चन। बच्चों के समाजीकरण के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है? तो इसका सही आंसर है बच्चों, सही आंसर है फ्रेंड्स, विद्यालय समाजीकरण का एक द्वितीयक कारक है और परिवार समाजीकरण का एक प्राथमिक कारक है। ओके फ्रेंड्स, क्योंकि परिवार हमेशा प्राथमिक कारक में आता है और स्कूल हमेशा द्वितीय कारक में आता है फ्रेंड्स। ठीक है, चलिए बहुबुद्धि का सिद्धांत जोड़ देता है। बहुबुद्धि का सिद्धांत किसने दिया था? गार्डनर ने दिया था फ्रेंड्स। तो किस चीज़ पे जोड़ देता है? यह बुद्धिमत्ता की विभिन्न दशाओं, ये दशाएं हैं। ओके फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 23। आप भी आंसर करते रहिए साथ साथ में। 23 क्वेश्चन नंबर है। जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में विकास का मुख्य गुण क्या होता है? जल्दी से बताइए। विचार सोच में
केंद्रीकरण होता है। ओके फ्रेंड्स, 24 नंबर क्वेश्चन, विकास के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है? तो विकास बहुआयामी होता है। ओके फ्रेंड्स, ये सही आंसर है। लेविगोस्की का सामाजिक सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य अधिगम प्रक्रिया में डैश के महत्व पर जोर देता है, सांस्कृतिक उपकरणों पर जोर देता है। ओके फ्रेंड्स, जीन पियाजे ने अपने संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में संज्ञानात्मक संरचनाओं को डैश के रूप में वर्णित किया। तो ये स्कीमा है फ्रेंड्स, ठीक है, स्कीमा मनोबंध के रूप में विकसित किया है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए 27 नंबर क्वेश्चन, अब लास्ट 3 क्वेश्चन बचे हुए हैं, इसके भी आंसर कर लीजिए तो CDP का पेपर ख़त्म हो जाएगा। एक समावेशी कक्षा में पर जोर होना चाहिए, हर बच्चे के सामर्थ्य को अधिकतम करने के लिए अवसर प्रदान करने पे जोर देना चाहिए। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन 28 नंबर क्वेश्चन, दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 के अनुसार निम्न में से किस शब्दावली का प्रयोग उपयुक्त है? फ्रेंड्स, तो ये आपको याद होगा, छात्र जिसे शारीरिक दिव्यांगता है। ठीक है फ्रेंड्स, जन्म से किशोरावस्था तक बच्चों में विकास किस क्रम में होता है? तो इसका सही आंसर है फ्रेंड्स, सामवेगिक मूर्त और अमूर्त अवस्था में। ओके फ्रेंड्स, लास्ट क्वेश्चन है हमारा CDP का, एक प्रगतिशील कक्षा में व्यक्तिगत विभिन्नताओं को किस प्रकार देखा जा सकता है? फ्रेंड्स, तो अध्यापक